Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about Things Fall Apart, a post-colonial novel. इसमें ये एक रिएक्शन है हार्ट ऑफ डार्कनेस का. कैसे? इसमें पोस्ट कलोनियल सब्जेक्ट्स, पोस्ट कलोनियल एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं. किस तरह पाए जाते हैं कि हमें क्या कहा, इलिटरेट कहा गया, ठीक है, अनसिविलाइज्ड कहा गया, अनएजुकेटेड कहा गया, फेमिनिस्ट कहा गया. फिर उसके बाद यानी फेमिनाइन क्वालिटी पाई जाती हैं. जो ईस्टर्न कल्चर है उसमें ईस्टर्न्स का कोई वैसे भी कल्चर नहीं है. ब्लैक पीपल्स जो हैं उनके पास कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है. ये हमें किस में बताया गया है? हार्ट ऑफ डार्कनेस में. क्योंकि एक उसमें सीन आता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि जो वाइट मैन है ना, वो देता है एक बिस्किट ब्लैक मैन को. तो वो बताता है कि उसको पकड़ना भी नहीं आता, उसको पता ही नहीं है कि इस चीज़ को खाना कैसे है, ये चीज़ है क्या. इतना इलिटरेट बताया गया है, इतना कोई अनसिविलाइज्ड बताया गया है कि जो ब्लैक मैन है वो ना वाकिफ़ है दुनिया से, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है. वो अनसिविलाइज्ड बंदे हैं. तो उसी के रिएक्शन में ये लिखा गया है कि नहीं, जो ईस्टर्न वाले थे, जो ब्लैक मैन थे, जो ब्राउन पीपल थे, जो कॉलोनाइज किया हुआ था तुम लोगों ने जिन लोगों को, उनके पास खुद का ट्रेडिशन था, नॉर्म्स थे, कल्चर्स थे, वैल्यूज़ थी, लैंग्वेज थी, उनका अपना एक लिटरेचर था, मैस्कुलिनिटी पाई जाती थी उनमें. वो फेमिनाइन नहीं थे. वो खुद को कहते हैं कि हमें मैस्कुलिनिटी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है. जबकि इसमें बताया गया थिंग्स फॉल अपार्ट में कि नहीं, हमारे पास भी ये सारा कुछ था. ये तुम थे जो हमारे पास आए और हमसे हमारी जो ट्रेडिशन, कल्चर, लिटरेचर और लैंग्वेज, रिलीजन, ईच एंड एवरीथिंग तुम लोगों ने हमसे ले लिया, छीन लिया और अपना कल्चर हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ये कह के कि तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, तुम लोग जाहिल हो, गवार हो, इलिटरेट पर्सन हो, ठीक है. तो हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं. थिंग्स फॉल अपार्ट की समरीज आपको मिल जाएंगी वेबसाइट से, गूगल से, यूट्यूब से, बहुत ज़्यादा. लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस, किस तरह ये पोस्ट कलोनियल एस्पेक्ट्स इसमें नज़र आते हैं, ये किस तरह कॉलोनाइजेशन का एक इसमें इफ़ेक्ट नज़र आता है, और किस तरह वाइट मैन कैसे उनके आया था उनको सिविलाइज करने, और किस तरह उन्होंने धोखे से उन्हीं पे कब्ज़ा कर लिया. यही पोस्ट कलोनियल सब एस्पेक्ट्स का हिस्सा होता है, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हम थोड़ी सी समरी डिस्कस करते हैं, साथ में इसके पोस्ट कलोनियल सब्जेक्ट, पोस्ट कलोनियल ऑब्जेक्ट, पोस्ट कलोनियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है नॉवल, वो मेन कैरेक्टर के नाम से ही स्टार्ट हो रहा है. कौन को? वो जो बेचारा एंड पे सुसाइड कर लेता है, ये समझाता कि वाइट मैन के आगे मत झुको, वाइट मैन तुम लोगों को खा जाएगा, वाइट मैन तुम लोगों से सब कुछ स्नैच कर लेगा, ठीक है. लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता उनके ख़िलाफ़. तो ये बेचारा एंड पे सुसाइड कर लेता है. और कौन को? वो जो है ना, एक रिस्पेक्टेड लीडर है इन यूमोफिया एक क्लैन है, ठीक है. ये उसका लीडर है. कौन को? यानी कि ये दिखाया गया है कि वहाँ पे लीडरशिप भी चलती थी, वहाँ पे मेंबरशिप भी चलती थी. उनके पास भी जो थी एक लीडर बनने के एक क्लैंस थे, उनके पास भी प्लानिंग टीम थी, उनके पास भी गवर्नमेंट थी, ठीक है. ये यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि हमें समझते थे कि हम इलिटरेट पर्सन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ना गवर्नमेंट है, ना एजुकेशन है, ना पॉलिटिक्स है. यहाँ पे दिखाया गया कि वो रिस्पेक्टेड लीडर था यूमोफिया क्लैन का. वो एक ट्राइब था. यूमोफिया ट्राइब जो है ना, उसके क्लैन का एक लीडर था, इज्पो पीपल्स का, यानी कि अफ्रीकन नाइजेरियन पीपल्स का. अब वो वहाँ पे रहता था इन फियर ऑफ बिकमिंग हिज फादर, अ मैन नॉन फॉर हिज लेजीनेस. अब यहाँ पे एक बंदा और यूनो का डिस्कस करवाया गया है, जो कि फादर है अकोनकोवो का.
ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है। यूनोका जो है ना बहुत लेज़ी है, ये थॉटफुल है बट लेज़ी है। वो हर वक्त जो है ना वायलिन बजाता रहता है, पियानो बजाता रहता है, लेकिन ये उनके लिटरेचर को शो करवाता है कि उनके पास अपने सॉन्ग्स थे, अपनी टोन्स थी, अपने म्यूज़िक थे और वो बचाते भी थे। ये वो गिफ्ट माना जाता है। यूनोका जो है ना उसके लिटरेचर का, नाइजीरियन लिटरेचर का गिफ्ट समझा जाता है। लेकिन ये इसको पसंद, इसके जो अकोनकावा इसका बेटा था ना, वो इसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था ये बहुत बुज़दिल है, कवर्डाइस है और बहुत लेज़ी है। जबकि अकोनकावा बहुत बहादुर होता था, अकोनकावा थॉटफुल पर्सन होता था, अकोनकावा में मस्कुलिटी पाई जाती थी, अकोनकावा बहुत स्ट्रेंथ वाला जो है बंदा था। इस वजह से उसको लेज़ी पर्सन पसंद नहीं थे। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारे वाइट मैन थे ना, वो हमें इसलिए काम पे लेके जाते थे कि तुम लोग बहुत लेज़ी हो, हम तुम लोगों को बताएंगे कि काम क्या होता है, हम लोग तुम लोगों को सिखाएंगे कि लेज़ीनेस किस तरह दूर की जाती है। ठीक है, तुम ये तो बहुत ब्लैक मैन, इनके पास ट्रेडिशन है, बहुत लेज़ी है, इनके पास तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वो खुद लेज़ी जो बंदे हैं उनसे नफ़रत करते हैं। ब्लैक मैन जो उनमें लेज़ी पर्सन है, बेशक वो उनके फादर हैं, वो उनको भी पसंद नहीं करते, उनमें भी काम पाया जाता है। थ्रू आउट हिज लाइफ अकोनकावा अटेम्प्ट टू बी हिज फादर्स पोलर अपोजिट, वो बिल्कुल अपने फादर के अपोजिट था। फ्रॉम एन अर्ली एज ही बिल्ड्स हिज होम एंड रेपुटेशन एज अ प्रिकॉशियस रेसलर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। शुरू ही से छोटी सी एज में उसने इतनी मेहनत की कि उसने अपना ख़ुद का घर बना लिया। ठीक है, उसकी एक इज़्ज़त थी, यूमोफिया जो क्लैन था, और वो एक रेसलर था। यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि उनमें खेलें भी, स्पोर्ट्स भी पाई जाती थी, रेसलिंग उनमें पाई जाती थी, और बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर भी था वो। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया कि हर चीज़ पहले ही पैरे में, फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिखा दिया गया है कि उनके पास हर चीज़ थी, ट्रेडिशन, गेम्स, कल्चर, फिर उसके बाद उनके पास जॉब्स भी थी, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। Okonkwo's effort pay off big time and he become wealthy through his crops and scored 3 wives. इतना अमीर था, इतना अमीर हो गया था कि उसने एक टाइम में 3 बीवियाँ रखी होती थी और उसके 11 बच्चे थे एट अ टाइम। वो सबको पालता था, अपनी फैमिलीज़ को भी और अपने फादर की फैमिलीज़ को भी। दिखाया गया है कि ब्लैक मैन भी बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके वो कुछ भी कर सकते हैं। इसने भी मेहनत की है अकोनकावा ने, तो ये बहुत अमीर हो गया कि एट अ टाइम, सेम टाइम इसने 3 वाइफ्स रखी और इसके 11 जो चाइल्ड्स थे। फिर उसके बाद ये बताया गया है इनकी लाइफ में बहुत बड़ा, इनकी जो विलेज है ना इज्बो में देखा जाता था कि इसके पास ज़्यादा बीवियाँ होती थी ना, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, उसको मैस्कुलिटी पावर उसमें ज़्यादा होती थी और बहुत अमीर समझा जाता था, बहुत अच्छा समझा जाता था इज्बो में। इसके बाद क्या हुआ, इनके गांव में यूमोफिया में एक औरत मार्केट में मार दी गई। यहाँ पे दिखाया गया कि उनके पास मार्केट भी थी, मार्केटिंग लेवल भी था उनके पास, इज्बो नाइजीरियन अफ्रीकन ब्लैक मैन के पास। ठीक है, दिखाया गया कि वहाँ पे एक्सीडेंटली मार दिया गया, साथ वाला गांव था उन्होंने। फिर क्या हुआ, अब एक्सीडेंटली उनको एक बच्चा लेना पड़ा जिसका नाम था एकेमेफुना। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉय था, छोटा बच्चा था, और एक वर्जिन लेडी जो साथ वाला गांव है उसको देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? कसास होता था। ठीक है, उनके इलाकों में कसास होता था कि अगर आपने कत्ल किया है तो आपको लड़की के बदले लड़की, औरत के बदले औरत देनी चाहिए, और अगर उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं तो उसके साथ एक बॉय भी देना चाहिए जो कि मैस्कुलिटी की अलामत थी और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय था जो एकेमेफुना था। फिर उसके बाद दिखाया गया है एकेमेफुना को वो घर ले आता है, जो अकोनकावा होते हैं उसके साथ रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद करने लग जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा बच्चा होता है। जबकि इसका अपना जो बेटा होता है नवोए, वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं होता क्योंकि अपने ग्रैंडफादर की तरह बहुत लेज़ी होता है।
लेकिन जो अकमेफुना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत हेल्प करता है। इवन फादर बुलाता है, बाबा कह के बुलाता है उसको, अकोनकोवो को। यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे कल्चर दिखाई, यहाँ पे फ्रेंडशिप दिखाई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब 3 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि कबीले के लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस बॉय को मरना होगा, क्योंकि ये दूसरे कबीले का है बच्चा है, तो खून का बदला खून होता है। अब इसको मरना होगा और अकोनकोवो इसके बीच में नहीं आएगा। ये वहाँ का एक ओल्ड पर्सन बताता है जिसका नाम होता है अग्ब्योफी एजुडो, जो कि बहुत ओल्ड पर्सन होता है उस क्लैन में और उसकी हर कोई बात मानता है, ठीक है। अब उसको कहा गया कि अकीमेफिना मस्ट डाई। फिर when the man of Imofia take Akimefina in the forest to slaughter him, Akonkovo actually participate in the murder. अब उसको कहा गया था कि तुम इसको दूर रख, इस जो है मौत से दूर रखना, क्योंकि वो तुम्हें फादर कहता है और तुम्हें फीलिंग्स हैं। लेकिन उसने अपनी मैस्कुलिनिटी शो करवाने के लिए अपने जज्बात को काबू में रखा और उसको खुद उसकी गर्दन उड़ा दी, ठीक है। इसके मर्डर, उस अकमेफुना का जो मर्डर है ना, वो खुद जो है उसमें पार्टिसिपेट किया अकोनकोवो ने, क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि जो कल्चर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो बदले नहीं जाते, ठीक है, और हम उस रूल्स को फॉलो करने के पाबंद होते हैं। फिर क्या हुआ, अकोनकोवो शो नो इमोशन बिकॉज ही वांट टू बी सीन एज मिस्टर मैको एंड नॉट बी वीक लाइक हिज फादर वॉज। Inside, though, Akonkovo feels painful guilt and regret. But since Akonkovo was so wrapped up in being tough and emotionless, he alienates himself from Novoe, who was like a brother to Akemefuna. Akemefuna को वो ब्रदर समझता था नवोए। अब वो नवोए भी बहुत परेशान होता है और अकोनको भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बड़ा टेंसफुल होता है। और यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई गई हैं कि अगर बेशक वो कसास में आया था, ठीक है, लेकिन इमोशंस उसके साथ भी जुड़े हुए थे और कभी भी इस चीज़ के लिए वो अपने अकोनको वो माफ़ नहीं करता ख़ुद को। लेकिन क्या था कि वो कसास था और उसको फॉलो करना लाजमी था। इसके लिए दिखाया गया है कि उनके पास जज्बात थे, उनके पास रूल्स फॉलो करने के लिए भी थे, उनकी लाइफ गुजारने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनके पास कल्चर थे, उनके पास मार्केटिंग लेवल था, उनके पास गवर्नमेंट थी, उनके पास इवन एजुकेशन थी, मैनर्स थे, एटिक्स थे। किस तरह एटिकेट्स थे, किस तरह थे कि एक दिन नवोए जो है ना वो बैठा खा रहा है और बहुत अजीब तरीके से बैठा खा रहा था। तो अकोनको उसको क्या कहता है, अकोनको वो कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बैठने की, तमीज़ से बैठ के खाओ। यानी कि यहाँ दिखाया गया उनके पास मैनर्स थे, इवन कि उनके पास प्रोवर्ब्स थे। प्रोवर्ब्स होते हैं रिच लैंग्वेज कि जो लाइन स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो वो कहते थे उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी कि उनमें मुहावरे भी थे, प्रोवर्ब्स पाए जाते थे उनमें, वो खुद बोलते थे, उनको यूज़ करते थे अपनी डेली रूटीन में। लेटर ऑन ड्यूरिंग अ फ्यूनरल अकोनको एक्सीडेंटली, अच्छा यहाँ पे एक बात होती है कि अब क्या होता है कि जब कसास पूरा हो जाता है तो यहाँ का जो ओल्डर पर्सन होता है ना, जिसका नाम होता है अग्ब्योफी एजुडो, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है तो डेट्स वाई ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करने आ रहे, सो इग्नोर इट। जो इनका ओल्डर पर्सन होता है क्लैन का, एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है तो फ्यूनरल की एक तकरीब होती है, रखते हैं। तो उस फ्यूनरल में क्या होता है कि ड्रम्स बजाने होते हैं, ठीक है, इनमें रिवाज होता था ड्रम्स बजाने, यहाँ पे ट्रेडिशन शो करवाई गई है। और उसके साथ साथ फायरिंग करते थे। अब क्या होता है, ये फायरिंग करता है हवा में और गोली लग जाती है उस ओल्डर मैन के बेटे को और वो मर जाता है। अब ये था कि क्लैन के मेंबर ने, क्लैन के लीडर ने मार दिया वो उस पादरी के बेटे को, ठीक है, उस ओल्डर मैन के बेटे को। अब उनको एक्साइल कर दिया जाता है विद फैमिली। अब यहाँ पे जर्नी दिखाई गई है, कौन सी जर्नी दिखाई गई है, फादर टू मदर, फिर फादरलैंड।
सबसे पहले फादरलैंड में होता है ना, वहाँ से उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, तो अपने मदरलैंड, यहाँ पे उसकी मदर का जो नाना नानी वगैरह रहते थे वहाँ पे, ठीक है, मदर की जो फैमिली थी वहाँ पे ही शिफ्ट कर जाते हैं एग्जाइल होने के बाद। अब फ्यूनरल के बाद जो शूट कर देता है तो एक्सीडेंटली 7 years ओल्ड मर जाता है और अपने मदरलैंड माबंटा, उनकी मदरलैंड का नाम होता है, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पे इनको बड़े अच्छे से इनके अंकल जो है वो वार्म वेलकम करते हैं। उसका नाम होता है ओचेंडो उनका नाम होता है, ठीक है। अब वहाँ पे वो जाते हैं तो अंकल इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नई सिरे से ज़िंदगी गुजारने आते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके अंकल उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है यूमोफिया में भी ऐसा होता था। यूमोफिया में जो हार्ड वर्किंग होता था ना, उनको डबल पैसे दिए जाते थे, डबल यम्स दिए जाते थे, सीड्स होते थे जिससे वो अपना कारोबार चला सकें। इसी तरह वो हार्ड वर्किंग था, इस वजह से बहुत अमीर हो गया था, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था और उसको डबल पेमेंट मिलती थी। इसी तरह इसने देखा जब ये वापस आए माबंटा में तो ये बहुत हार्ड वर्किंग था। जब इसके ओचेंडो अंकल ने देखा कि बहुत हार्ड वर्किंग है तो इसने बहुत हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने 400 यम्स मांगे, लेकिन उन्होंने 800 यम्स दिए उसको, ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। जब 7 साल के लिए उसको एग्जाइल कर दिया गया था, तो 7 साल पूरे करने के बाद अब यहाँ पे दिखाया गया कि उसने कभी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जो रूल ब्रेक किया उसको सज़ा मिली और सज़ा पूरी काट के आया। 7 साल माबंटा में रहने के बाद वो वापस कहाँ पे आ गया, फिर फादरलैंड में आ गया, इज्बो में आई, यूमोफिया क्लैन में वापस आ गया और फिर से मेंबरशिप उसने ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पे क्या होता है, दिखाया जाता है कि उसका जो बेटा है ना, जो एक दोस्त होता है, सॉरी कॉन्को का एक दोस्त होता है, और अमेरिका इसका दोस्त होता है। तो इसको बताता है कि नए लोग आए हैं, कुछ मशीनरी कमिश्नर आए हैं, और वो क्या है, मशीनरी लेके आए हैं और हमें सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एक गांव में, बल्कि हमें नहीं, वो एक गांव में आए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने आके कब्ज़ा कर लिया है। तो वहाँ पे आके वो कहते हैं कि हम उनको सिविलाइज करेंगे। इसी तरह क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि यहाँ पे भी जो लोग, वही लोग जो वाइट मैन होते हैं ना, ये इज्बो में भी आ गए हैं। और वहाँ पे एक इनका मिस्टर ब्राउन कमिश्नर होता है, सबसे पहले आता है। तो वहाँ पे बताता है कि तुम लोगों के पास कल्चर नहीं है, हमारे पास रिलीजन है, तुम्हारा रिलीजन कोई ये नहीं है, तो ऐसा करो, तुम्हारे पास इतने खुदा हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुदाओं की पूजा करते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे पास इतने खुदा हैं, इन सब कुछ छोड़ो, सिर्फ एक खुदा को मानो, हमारे गॉड को। हमारा सिर्फ एक खुदा है और हमारा रिलीजन जो है वो प्योर है। तुम लोगों का तो मिक्सचर है रिलीजन्स का, मैशअप हुआ है। तो ना इस ओकन को वो अच्छा नहीं लगता कि हम शुरू से अपना कल्चर मतलब अडॉप्ट करते आ रहे हैं, हम अचानक ही इनके कहने पे कर दे, पता नहीं है झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो इस तरह के डाउट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसका जो बेटा होता है ना मोए, वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्या होता है, मिस्टर ब्राउन लेकिन बहुत पोलाइट मैन होते हैं कि इसको फोर्स नहीं करते कि हमारा कल्चर यूज़ करो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर ब्राउन बीमार हो जाते हैं और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट पे आते हैं रेवरेंड जेम्स स्मिथ। ये भी एक वाइट मैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, स्ट्रिक्ट है, अपने रूल्स फॉलो करवाने वाला है। ये ज़बरदस्ती सबको क्रिश्चियनिटी का दरस देता है और क्रिश्चियनिटी का कहता है तुम लोग इसको फॉलो करो। जो चीज़ जो मांगता है वो ऐसे मांगता है कि लोग फ़ौरन उसको दे देते हैं। उसने दहशत फैलाई हुई है इज्बो में, और वो देखता है कि उसी के कहने पे, उस वाइट मैन के कहने पे उसके नबोए बेटे ने भी क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है अपने बेटे की शिरकत से। इवेंचुअली द इज्बो अटेम्प्ट टू टॉक टू मिशनरीज, बट Christian captured the Igbo leader and jailed them for several days until the villagers coughed up some ransom money. एक दिन क्या होता है कि जो इज्बो के लोग हैं ना, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो क्रिश्चियंस जो हैं वो उनसे हैवी मनी मांग सकें, ठीक है, पैसा ले सकें। लेकिन क्या होता है कि अब जो एडवोकेट होता है ना, इस तमाम जो केस होता है वो होता है कॉन्को। अब कॉन्को कहता है कि हम इसके
अगेंस्ट वॉर क्रिएट करेंगे। तो अचानक क्या हो गया कि एक मिशनर आया उनके पास यूमोफिया में और कहता है कि यूमोफिया के तमाम लीडर्स को ना हम उनसे बात करना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई और हम उनसे माजरत करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे पास आए, हमने एक मीटिंग रखी हुई है। और तमाम के तमाम लीडर्स जो है ना वो उनकी बात सुनने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो उनके अगेंस्ट वॉर क्रिएट करने का सोच रहे थे ना उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसमें से कौन को वो नहीं होता, कौन को वो लीडर में नहीं जाता, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो पीछे रह के ना, तो जब उनको पता चलता है कि बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो पीछे रह के वो तमाम लोगों को उकसाता है कि तुम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, वॉर क्रिएट करो, वॉर शुरू करो, वॉर स्टार्ट करो। लेकिन कोई भी, सब तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी उनसे डरता उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह झूठ बोल के उन पर कब्ज़ा कर लिया गया। उनके पास हर चीज़ थी, उनको कहा गया हम सिविलाइज करेंगे, ठीक है, फिर उन्हीं को लोगों को उन्हीं का पैसा बटोरने के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर झूठ बोल के उनको बुलाया गया और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। यही कुछ रियलिटी में कॉलोनाइजेशन थी। कॉलोनाइजेशन में ये सारा कुछ हुआ। अब क्या है, अकोनकुवो ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या किसी ने उसकी बात नहीं मानी और एंड पे क्या हुआ कि अकोनकुवो ने सुसाइड कर ली। और फिर इसका दोस्त ओब्रेका वहाँ पे गया जहाँ पे मीटिंग हो रही थी ना, वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था उनको। वहाँ पे क्या उन्होंने कहा अपनी मीटिंग को ख़त्म करो। वो कहते हैं अकोनकुवो किधर है, वो कहते हैं अकोनकुवो ने खुद को मार लिया है, ठीक है। और यहाँ पे रियलाइज़ हुआ डैट दिस क्लैन विल नॉट गो टू वॉर अगेंस्ट द वाइट मैन, द प्राउड डिवेस्टेटेड अकोनकुवो हैंग्स हिमसेल्फ। इसी वजह से उसने अपने आप को हैंग कर लिया, क्योंकि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना मजहब मान लिया, वाइट मैन को अपना लीडर मान लिया। और अकोनकुवो बहुत ज़्यादा प्राउडी मैन था और किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। तो इसी वजह से उसने सिर्फ एक रास्ता अपनाया, वो था मौत, ख़ुदकुशी। और उसने उसी को गले लगाना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं झुक सकता था। यहाँ पे मैस्कुलिनिटी दिखाई गई है ब्लैक मैन की, कि उनमें इतनी पावर है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, वो फेमिनाइन नहीं है कि सबके आगे झुक जाएं। वो झुकने से बेहतर खुदकुशी, मौत को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पोस्ट कॉलोनियल इफ़ेक्ट दिखाए गए हैं कि तुम लोगों ने हमें क्या समझ रखा था, हम लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास एजुकेशन थी, हमारे पास पॉलिटिक्स थी, हमारे पास गवर्नमेंट थी, हमारे पास एक स्कीमिंग माइंड था। फिर वो बताते हैं कि हमारे पास कल्चर था, लैंग्वेज थी, ट्रेडिशन थे। तुम लोगों ने उसको कुछ नहीं समझा, खुद को सुपीरियरिटी दी, खुद को सुपीरियर बनाने के लिए अपने कलर को हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम वाइट हैं, इस वजह से वी आर सो ब्यूटीफुल, और तुम लोग ब्लैक और डेट्स वाई यू आर सो अगली, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो तुम बता रहे हो ना, इस वजह से हम सुपीरियर हैं। तो हम भी सुपीरियर थे क्योंकि हमारे पास जो वो सारा कुछ था, मार्केटिंग लेवल था जहाँ पे वो तजारत करते थे, ट्रेड्स करते थे वो, ठीक है। जहाँ पे जो इज्बो उनका एक विलेज था, उस इलाके में 9 गांव और कनेक्टेड थे, और उन 9 विलेजेस में सबसे मशहूर अकोनकुवो था, जिसने रेसलर को भी जो है उसको हराया था दूसरे गांव में से, जिसको आज तक किसी ने नहीं हरा सका था। और उसको वो एक बंदा जिसको उसने हराया था, ठीक है, उसको एक लक़ब मिला था कैट का, ठीक है। कैट देखा है कितनी शान और शौकत से चलती है, और वो भी ऐसे चला करता था क्योंकि वो हमेशा जीतता था। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया कि उनको टाइटल्स भी दे जाते थे, इतना उनमें शाऊर था, लेकिन उन सब को उन्होंने किसी रत्ती बराबर भी नहीं समझा और सब कुछ उनसे छीन लिया। अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, फ्रॉम इट्स वेरी टाइटल, वेरी स्टार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट फोरशैडो द ट्रेजेडी विद द नॉवल डिपिक्ट्स। ये ट्रेजिक नॉवल है। वी डोंट मीन टू बी डाउनर, बट कैन अ बुक अबाउट थिंग्स फॉलिंग अपार्ट ऐसी चीज़
थिंग्स फॉलिंग अपार्ट का मतलब क्या होता है? हर चीज़ का शटर हो जाना, हर चीज़ का बिखर जाना, ठीक है, हर चीज़ों का गिर जाना, तमाम चीज़ों का गिर जाना। कहता है कि जब तुम लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था ना, तभी तुम लोग बिखर चुके थे। तुम लोगों का तमाम चीज़ें, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, लैंग्वेज, मार्केटिंग लेवल, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमी, तमाम की तमाम चीज़ें गिर चुकी थी। थिंग्स फॉल अपार्ट हो चुकी थी। फिर क्या क्या जाता है? द नॉवल डॉक्यूमेंट द फॉलिंग पार्ट्स ऑफ इजबो ट्राइब ड्यू टू कमिंग ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। किस लिए हुआ? जब क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई एंड द रूल ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट आ गया। The only point in the book in which the title is referenced is chapter 20 when the main character Okonkwo and his friend Obrika are discussing the invention of white man into their community. वो तभी समझ गए थे कि अब कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वाइट मैन इन्वेंट हो चुका है उनकी कम्युनिटी में, वाइट मैन एंटर हो चुका है उनकी कम्युनिटी में। ओब्रिका कहता है द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही केम क्वाइटली एंड पीसेबली विद हिज रिलीजन, वी वर अम्यूज्ड एट हिज फुलिशनेस एंड अलाउड हिम टू स्टे, नाउ ही हैज़ वॉन आवर ब्रदर्स एंड आवर क्लैन कैन नो लॉन्गर एक्ट लाइक वन, ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स दैट हेल्ड अस टुगेदर। वो चीज़ें जो जुड़ी हुई थी उन पर उन्होंने नाइफ रख दी है अब और काट दिया है उनको, और थिंग्स फॉल अपार्ट हो चुकी हैं एंड वी फॉलन अपार्ट, और हम फॉलन अपार्ट हो चुके हैं। दिस पैसेज क्लियरली टाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजबो पीपल्स वे ऑफ लाइफ टू स्नीकी डिविसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ यूरोपियन मिशनरी एंड इम्पीरियलिस्ट। यहाँ पे इम्पीरियलिज्म भी शो हो रहा है। अब जो फ्रेज़ है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कहाँ से लिया गया? ये W.B. ईस्ट की एक पोइट्री थी सेकंड कमिंग, उसकी जो पैराफ्रेसिस है ना, एपिग्राफ है, उसमें से लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट। फिर इसका प्लॉट डिस्कस किया जाए तो प्लॉट सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन स्टार्ट होती है जब दिखाया जाता है कि ओकोंक्वो बहुत बड़ा है, बहादुर है, स्ट्रॉन्ग जो मैन है अपने गाँव का, और फिर वो एक फार्मर है, वेल्दी पर्सन है, उसकी बहुत ज़्यादा वाइफ्स हैं और फियरलेस वॉरियर है। ठीक है, ये इनिशियल, ये स्टार्ट से दिखाया गया है, और उस किस तरह लड़ता है उस रेसलर से, रेसलिंग करता है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है? जब ओकोंक्वो टेरिफाइड ऑफ बीइंग फेमिनाइन एंड कमिट कपल क्राइम, ओकोंक्वो लाइव्स इज फियर ऑफ बिकमिंग लाइक हिज फादर। अच्छा, अब वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? जब वो अकिम्योफो को मारता है, अकिम्योफोना को मारता है। वो क्योंकि फेमिनाइन अपने आप को शो नहीं करवाना चाहता, मैस्कुलाइन शो करवाना चाहता है, इस वजह से उसको मार देता है। वो अपने बाप की तरह अपने आप को बुज़दिल शो नहीं करवाना चाहता। ठीक है, फिर इवन ओकोंक्वो डज नॉट गेट इनटू द काइंड ऑफ ट्रबल फॉर हेल्पिंग टू मर्डर अकिम्योफोना। ठीक है, वो उसकी मदद भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके रूल के खिलाफ था। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आते हैं? जब वाइट मैन वहाँ पे आ जाता है, जब वाइट मैन एंटर हो जाता है ना इजबो में, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। Christianity and the Queen of England on the Igbo. As if Okonkwo does not have enough on his plate, the white Christian missionary shows up, start converting villagers and forced to English system of government to Igbo people. वहाँ पे अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। Essentially the white man and are destroying the clan's unity. उस यूनिटी को, क्लेन की यूनिटी को ख़त्म कर देते हैं उनको अरेस्ट करके। फिर इवन ओकोंक्वो ओल्डर सन, उसका बेटा भी ज्वाइन कर लेता है। अब ओकोंक्वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत मुख्तलिफ दुश्मनों से मिलता है उसका सामना। नॉट सिंपली फेयर ऑफ हिमसेल्फ और हिज सन बिकमिंग वुमेनली, बट द पोटेंशियल डैट हिज होल ट्राइब विल बी इम्पोर्टेंट एंड नॉट फाइट द वाइट मैन। वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका बेटे ने भी ज्वाइन कर लिया, उसका कबीला भी ज्वाइन कर रहा है। उसको ये नहीं था दुख के अब हम फेमिनाइन का वुमेन क्वालिटी कहलाएंगे कि हम हाँ जी कह के उनकी हर बात मान लेंगे। नहीं, उसको सिर्फ अपने बेटे और अपना दुख नहीं था, उसको पूरे कबीले का था, क्योंकि वो वाइट मैन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्लाइमैक्स कहाँ पे आता है? जब ओकोंक्वो उन सब चीज़ों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उनकी चीज़ें थी उनसे फेडअप हो जाता है, उनके खिलाफ आवाज़ शुरू करता है। ओकोंक्वो एक्सरसाइज करता है हिज लॉन्ग रिप्रेस्ड डिज़ायर टू फिजिकली लैश आउट द मिशनरीज in an expression of his masculinity. He hacks off a court messenger's head when none of other villagers back him up
Okonkwo realized that his clansmen will never go to war against white men. यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो अब मौत की तरफ जाता है. सस्पेंस कहाँ पे आता है? जब वाइट मैन जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं और टू मेक Okonkwo पे फॉर हिज क्राइम, उसकी जुर्म की सज़ा देने के लिए. क्या जुर्म था? क्योंकि उसने लीडर्स को बुलाया था और वो नहीं गया. Okonkwo has really committed a serious crime. The district commissioner had to Okonkwo house retaliate in it unclear what Okonkwo will do. किसी को नहीं पता था कि Okonkwo ने क्या किया है, लेकिन जब उनको नहीं बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसने बहुत संगीन जुर्म किया है, अब इसको इसकी सज़ा मिलेगी. और वहाँ पे वो उसको सज़ा देने के लिए आ गए थे. लेकिन डिनोमेंट कहाँ पे हुआ? जब अब्रेका ने आके बताया कि Okonkwo तो मर चुका है, कि इसको सज़ा देने आए हो. ठीक है, और उसने अपने आप को हैंग कर लिया था. डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शो अप ओनली द फाइन Okonkwo हैज़ किल्ड हिमसेल्फ. अब्रेका एक्यूज्ड द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ फोर्सिंग अ ग्रेट मैन टू किल आ डिसऑनर हिमसेल्फ. बहुत ग्रेट मैन था जिसकी आप लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं की और उसने खुद को बेदर्दी से बेरहमी से हैंग कर लिया. बट ही डजंट गेट द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर टू एग्री टू बरी Okonkwo. अब वो वहाँ पे ये था कि जो सुसाइड कर लेता है ना, वो जुर्म होता है. और फिर वो क्या कहते हैं कि उस डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता इज्बों में. तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि तुम लोगों का कल्चर है, इसको हाथ नहीं लगाना, तो इसको बरी नहीं किया जाएगा, इसको दफनाया नहीं जाएगा. ठीक है, कंक्लूजन क्या है एंड पे? Okonkwo यानी कि इज्बो, Okonkwo पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे ट्राइब को, उसने सुसाइड कर ली, यानी कि इज्बो हार गया, वाइट मैन जीत गया. The district commissioner walks away from Okonkwo body and think the site as strange and integrating material of the book he is writing. अब यहाँ पे वो एक वाइट मैन होता है, वो बुक लिख रहा होता है. वहाँ पे बताता है कि आप लोगों ने इसको हाथ नहीं लगाया. ठीक है, ये आपके कल्चर और ट्रेडिशन को शो कर रहा है और मैं इसी पे बुक लिख रहा हूँ, आपके कल्चर और ट्रेडिशन पे ही बुक लिख रहा हूँ. बुक का नाम था द पैसिफिकेशन ऑफ परमेटिव ट्राइब ऑफ लोअर नाइजर. इन द एंड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर माइट राइट अ पैराग्राफ ऑन Okonkwo. और एंड पे वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो बुक लिख रहा होता है वो एक पैराग्राफ लिखता है Okonkwo पे. क्या लिखता है पैराग्राफ? कि Okonkwo एक स्ट्रॉन्ग मैन था जिसने झुकने से बेहतर प्रेफर ये किया कि वो मर जाए. राइटिंग स्टाइल इसका अगर देखा जाए तो राइटिंग स्टाइल इसका बहुत इंटरेस्टिंग है. इसने बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ की है अचेबे ने. फिर उसने इंग्लिश में लिखा है ताकि उसके वॉइस जो है ना, उसको ट्रांसलेट इसलिए किया गया है ताकि जो पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं, जो हमारा उनके हिसाब से दिखाया गया है कि हम लोग बहुत बारबैरिक थे, बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे, हमारे पास ट्रेडिशन नहीं था, कल्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसकी आवाज़ तक पहुंचाने के लिए दूसरों को हमारे पास सब कुछ था. इसने ये अपना यूज़ किया हुआ है. फिर उसके बाद इसमें थीम्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं? ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, फेट एंड फ्री विल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. फेट क्या थी फेट? कि आप आप जो है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, ये फ्री विलिंग है आपके लिए कि आप हमारी क्रिश्चियनिटी कबूल करें. लेकिन फेट में क्या था कि वो अपने ही अकीदे पे मरना चाहता था और उसने सुसाइड कर लिया. लैंग्वेज और कम्युनिकेशन. फिर जेंडर्स बताए गए हैं. ठीक है, वाइट मैन और ब्लैक मैन. फिर उसके बाद वाइट वीमेन और ब्लैक वीमेन. फैमिली बताई गई है यहाँ पे. रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, उनके पास फ्रेंडली बिहेवियर था. ठीक है, जब इज्बो की जो Okonkwo की वाइफ एक काम ख़राब करती है ना, तो दूसरी वाइफ बड़ी आराम से कहती है कि हाँ उसने ऐसे नहीं किया था, उसकी गलती नहीं है, यानी कि रिस्पेक्ट शो करवाई जा रही है. फिर यहाँ पे फियर था, वीमेन क्वालिटीज़ का, मैस्कुलिनिटी ना होने का. फिर वहाँ पे रिलीजियस का थीम यहाँ पे शो होता है और सिन का थीम यहाँ पे शो होता है. सिन कमिट किया किसने? उसके नबोए ने भी सिन कमिट किया. फिर उसके बाद वो तो कसास था ना, एक रूल था. फिर उसके बाद Okonkwo ने जब उसके बेटे को मार दिया शूट करके, वो भी एक सिन था, कमिट किया. और एंड पे भी सिन कमिट किया, उसने सुसाइड कर ली.
तो यही हमारे साथ आज की वीडियो थी, आज का लेक्चर था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच एंड लव यू।